Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade. कोई इंडियन एक्ट्रेस इस लिस्ट में आती है, जैसे ऋतिक रोशन को माना जाता है कि वो ग्रीक गॉड टाइप। ऋतिक रोशन जो आपने कहा वो जो उनके कट्स हैं, फेशियल स्ट्रक्चर जो है टिपिकल ग्रीक गॉड स्ट्रक्चर, उनका सही है, उनके सारे प्रोपोर्शंस बहुत सही है, बिना कुछ किए नेचुरली। मधुबाला को देखिए, बहुत खूबसूरत। मुमताज जी थी अपने जमाने में खूबसूरत, आज भी खूबसूरत हैं। जया जी बहुत खूबसूरत हैं। नाक की सर्जरी क्या एक बार करा लेने से पूरी जिंदगी भर हमारी नाक सही रह सकती है? माइकल जैक्सन का जो नोज सर्जरी वो खराब हो गया था, तो फिर से ठीक किया, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार वो खराब होता गया। मैं आपसे बोटॉक्स, पीआरपी और प्लास्टिक सर्जरी, इन तीनों में फर्क क्या है? पीआरपी जो है, हाँ। ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आपके ही ब्लड से निकलता है। उस लिक्विड में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। आपका अगर डाइट अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, आप शराब नहीं पीते, आप शुगर नहीं खाते, आप स्मोकिंग नहीं करते, बोटॉक्स और फिलर, ठीक है, ये दो अलग चीजें हैं। प्री फिल्ड हाइलुरोनिक एसिड का एक सिरिंज आता है जो आप उसमें डालते हो, इसलिए उसे फिलर कहते हैं। और किसी का नोज बहुत फ्लैट है या नोज पे एक हम्प है, तो हम उसको ठीक करने के लिए फिलर डालते हैं। हंस रहे हो तो भी ये मूवमेंट नहीं है, आप यहाँ लाइंस नहीं है, यहाँ लाइंस नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है? प्लास्टिक सर्जरी नाम रखा है एक्चुअली इसे। आपके नजरिए से और साइंस के नजरिए से भी सबसे बेस्ट स्किन किस कॉन्टिनेंट या किस देश के लोगों की होती है? जेनेटिकली और क्लाइमेटिकली अगर आप देखें तो जापान और कोरिया में जो स्किन क्वालिटी उनकी होती है। एक इंडियन अगर चाहे कि उसकी स्किन कोरियंस जैसी तो ना हो, लेकिन सबसे बेस्ट हो, ग्लोइंग स्किन हो, तो उसका क्या रूटीन होना चाहिए? तो मैं 2-3 भी नहीं, मैं कहती हूँ सुबह आप जब नहाते हो अच्छी तरह से एक फेस वॉश यूज करो, चेहरा धो लो, तो आप एक सनस्क्रीन लगाओ जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर भी हो। खूबसूरत के पैमाने क्या है इन पूरे वर्ल्ड में? मेल जो है उनका स्क्वायर फेस, फीमेल्स पे एक छोटा, ये ज्यादा नहीं हो, ये ओवल फेस हो। मेरे साथ मौजूद हैं स्किन केयर एक्सपर्ट डर्मेटोलॉजिस्ट जयश्री शरद, जिनके क्लाइंट्स एक आम इंसान से लेकर बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स तक हैं। आज हम इनसे जानेंगे आखिर कैसे अपनी एक स्किन का ख्याल रख सकें, एक एज के अकॉर्डिंग भी, और बहुत सारे सवाल जो आपके दिमाग में हर वक्त आते हैं, वो आज मैं सारे सवाल मैम के सामने रखना चाहता हूँ। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है? जो बिल्कुल नहीं जानते, अगर किसी को भी स्किन की प्रॉब्लम होती है तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम सुन लेता है, लेकिन वो पहचान नहीं पाता है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करते हैं, कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक स्किन का स्पेशलिस्ट। पहले तो हम डॉक्टर हैं, MBBS करते हैं 5.5 साल, उसके बाद हम 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं डर्मेटोलॉजी में, यानी कि स्किन में, त्वचा में। तो जो एक्सपर्ट स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं वो पूरी तरह से डॉक्टर होते हैं बाकायदा, तो उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि आपके नज़रिए से और साइंस के नज़रिए से भी सबसे बेस्ट स्किन किस कॉन्टिनेंट या किस देश के लोगों की होती है? जेनेटिकली और क्लाइमेटिकली अगर आप देखें तो जापान और कोरिया में जो स्किन क्वालिटी उनकी होती है, स्पेशली जापान, एक तो उनके टेम्परेचर के कारण, और दूसरा उनकी जो डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल है, उनका डाइट, ठीक है, आप देख लो, तेल नहीं होता, मसाले नहीं होते, फ्राइड फूड नहीं होता, सब कुछ उबाला जाता है। कोरियंस का भी वैसा ही होता है, ठीक है। आजकल कोरियन ग्लास स्किन बहुत चला हुआ है। जब लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहती हूँ कोरियन, एक तो आपको जेनेटिकली उनकी तरह स्किन होना चाहिए और आपको उनकी तरह खाना भी खाना चाहिए, तब जा करके आपका बड़ा पाव नहीं खाना चाहिए, वो खाओगे और फिर कोरियन स्किन लगाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये दो जो कॉन्टिनेंट्स हैं, मुझे लगता है इनका स्किन बहुत ही बढ़िया है, नेचुरली, जेनेटिकली भी, और वो उतना केयर भी लेते हैं। एक इंडियन अगर चाहे कि उसकी स्किन कोरियंस जैसी तो ना हो, लेकिन सबसे बेस्ट हो, ग्लोइंग स्किन हो, और वो दिन भर भाग दौड़ भी कर रहा है, धूप में जा रहा है, घर के काम काज कर रहा है, थोड़ा बहुत जिम वर्कआउट भी कर पा रहा है, तो उसका क्या रूटीन होना चाहिए? सबसे पहले मेंस पर्सपेक्टिव, फिर उसके बाद वुमेन्स पर्सपेक्टिव। तो उनको तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताती हूँ, क्योंकि फिर वो कर ही नहीं करेंगे ही नहीं, है ना। हाँ।
तो अगर मैं कह दूं कि आप 1 2 3 4 5 चीजें सुबह लगा लो, भाग 2-3 जाएंगे, तो है बता ना? दो, लगा लेंगे। नहीं, वही बता रही हूँ। तो मैं 2-3 भी नहीं, मैं कहती हूँ सुबह आप जब नहाते हो अच्छी तरह से एक फेस वॉश यूज़ करो, चेहरा धो लो। उसके बाद आप अगर आप बाहर आपका आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप एक सनस्क्रीन लगाओ जिसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी हो। आजकल बहुत सारी सनस्क्रीन्स में मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स भी मिलती हैं और वो चिपचिपे नहीं होते हैं और वो स्किन पे एक ऐसा वाइट कास्ट नहीं उसमें आता है। तो ऐसे आजकल अच्छे अच्छे सनस्क्रीन्स आ रहे हैं मार्केट में जो आप यूज़ कर सकते हो और वो लगा लिया तो बहुत हो गया, ठीक है। और रात को जब आप घर वापस आते हो अच्छी तरह चेहरा धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन धूल मिट्टी, आपके ही डेड स्किन सेल्स, पसीना, आपके स्किन के ऑयल्स, ये सब एक लेयर बन जाता है, लेप बन जाता है आपके स्किन के ऊपर। तो इसलिए ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आप रात को फेस वॉश कर लें, उसके बाद आपके एज के अनुसार आप एक क्रीम लगा लें। सबसे सिंपल है कि आप एक मॉइस्चराइज़र लगा लें। आपको अगर पिंपल्स हैं तो आपको एंटी एक्ने क्रीम लगाना पड़ेगा जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो या फिर आपके डॉक्टर देंगे रेटिनॉल, रेटिनॉइड्स वगैरह। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई हो तो आपका नाइट क्रीम जो है उसमें स्क्वालिन, हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन, इस तरह की इंग्रेडिएंट्स होनी चाहिए। अगर आपका स्किन पिगमेंटेड हो, कहीं आपके दाग धब्बे हों, ज़्यादा टैन हो, तो आपके क्रीम में कोजिक एसिड, विटामिन सी, इस तरह की इंग्रेडिएंट्स। आपको बहुत सारे लाइंस, रिंकल्स वगैरह आ रहे हों तो फिर आपके क्रीम में रेटिनॉइड्स हों या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड्स हों। तो इस तरह से आपका जो है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप एक क्रीम लगा लीजिए, एक क्रीम, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, एवरी मैन एवरी मेल कैन डू इट, है ना, कोई भी कर पाए। एक खूबसूरत चेहरा किसे कहें? जैसे कि कई सारे एक्टर्स हैं, कई सारी एक्ट्रेसेस हैं, ब्यूटी पेजेंट्स कोई जीत जाता है तो कहते हैं ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन कई दफ़ा हमें लगता है कि वो खूबसूरत नहीं है। तो खूबसूरत के पैमाने क्या है इन पूरे वर्ल्ड में? आई थिंक ये बहुत ही सब्जेक्टिव है, हर एक के देखने का नज़रिया अलग होता है। हर एक कंट्री का जो डेफिनेशन है खूबसूरती का वो अलग होता है। हमारे इंडियन खूबसूरती को अगर हम कहें तो मेरे हिसाब से तो सभी खूबसूरत हैं। दिल खूबसूरत हो और स्किन साफ हो, क्लियर हो, तो वो खूबसूरत है ना। दाग धब्बे, बहुत सारा पैची स्किन नहीं है, बहुत पिंपल्स नहीं है, दिल से साफ है, खुश है, सबको हेल्प कर रहा है, तो वो खूबसूरत है, वो दिख जाता है चेहरे पे। अब हम अगर फिजिकल खूबसूरती की बात करें तो आप अपने हमारे इंडियन गॉड्स को देख लें, सांवले रंग के, गेरुए रंग के, बड़ी आंखें, लंबे बाल, ठीक है, ये सारे खूबसूरती के राज हैं। और हर एक प्रांत का अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट हैं तो उनकी छोटी आंखें होती हैं, बंगाल के हैं तो बड़ी आंखें होती हैं, नॉर्थ के बड़े आंखें होते हैं, तो अलग अलग होता है। नॉर्थ ईस्ट के फ्लैट नोजेस होते हैं, नॉर्थ वाले शार्प नोजेस होते हैं, वेस्ट वाले शार्प नोजेस होते हैं। तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई एक चीज़ है जो आपको एक शेप वो बना दे कि ये खूबसूरत है। यस, मेल जो है उनका स्क्वायर फेस और एक ऐसा शार्प, जैसे आपका है बहुत अच्छा ऐसा एक कट है वो, और बड़ा चिन, वो मेल्स पे अच्छा लगता है। फीमेल्स पे एक छोटा, ये ज़्यादा नहीं हो, ये ओवल फेस हो, चिन छोटा हो और ओवल फेस हो, इतना भी छोटा नहीं हो, मतलब ये पोर्शन अगर हम 3 में फेस को डिवाइड कर दे तो तीनों जो है वो इक्वल हो और ओवल फेस हो, वो फीमेल्स पे ज़्यादा सूट करती हैं। तो ये साइंटिफिकली आपने बताया है, ये ऐसा होना चाहिए जी। ओके। एक सवाल और ये है कि जो मॉडल्स जो होते हैं उनके फेस में एक शार्पनेस, एक अलग उनके देखने की नज़रें कुछ होती है, तो ये क्या, ये कोई स्किन उन्होंने कोई सर्जरी करवाई होती है या उनके चेहरे में ऐसा होता है? तो अब आजकल की बात मैं नहीं कर सकती क्योंकि आजकल शायद बहुत लोग कुछ करवाते भी होंगे, बट पहले के जो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट होते थे, मॉडल्स होते थे, हर एक का अलग एक यूनिकनेस होता था और हर कोई खूबसूरत होता था। तो ये उनका बोन स्ट्रक्चर है, जैसे ही मतलब जैसे द वे दे आर बॉर्न वैसा उनका बोन स्ट्रक्चर ही वैसा है।
अच्छा, कोई इंडियन एक्टर या कोई इंडियन एक्ट्रेस इस लिस्ट में आती है? जैसे ऋतिक रोशन को माना जाता है कि वो ग्रीक गॉड टाइप, वो बिल्कुल उनका सही है, उसके उनके सारे प्रोपोर्शंस बहुत सही है, बिना कुछ किए हुए, बिना कुछ किए नेचुरली। और क्या इंडियन एक्ट्रेस इस साइंटिफिकली शेप के अकॉर्डिंग खूबसूरत हैं या उस लिस्ट में शामिल हैं? और पुराने एक्ट्रेसेस को आप देखिए, मधुबाला को देखिए, बहुत खूबसूरत, मुमताज जी थी अपने ज़माने में खूबसूरत, आज भी खूबसूरत हैं, जया जी बहुत खूबसूरत हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेसेस हैं हमारे, इंडियन एक्ट्रेसेस बहुत खूबसूरत। एक्टर्स में सिर्फ ऋतिक रोशन? एक्टर्स में तो भाई अलग अलग आप सोचो तो अलग अलग एक्टर उनकी अलग खासियत होती है। मेरे लिए तो बच्चन साहब शुरू से हैंडसम रहे, आज भी हैंडसम है ना। ऋतिक रोशन जो आपने कहा, वो उनका जो उनके कट्स हैं, फेशियल स्ट्रक्चर जो है टिपिकल ग्रीक गॉड स्ट्रक्चर, नेचुरल है, वो कुछ किया हुआ नहीं, और वो वर्ल्ड में माना जाते हैं कि हाँ, उनका एग्जाम्पल लिया जाता है। टॉम क्रूज का भी नाम आता है, ऐश्वर्या राय जी का भी ऐश्वर्या राय का नाम आता है। तो इन लोगों का बिल्कुल वो स्ट्रक्चर ही वैसा है, ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि कोई भी सेलिब्रिटी है या ज़्यादा अपनी बॉडी पे ध्यान देता है, तो जो लोग नहीं समझते हैं वो थोड़ा सा केक खाएंगे, थोड़ी सी मिठाई खाएंगे। कई लोग कहते हैं कि मैंने 20-20 साल से शुगर छोड़ दी। तो शुगर छोड़ने के फ़ायदे क्या है, ये मैं जानबूझ के आपसे पूछा, जिससे कि हमारे व्यूअर समझ सकें कि शुगर छोड़ने से फ़ायदे क्या हो जाते हैं। आप सेलिब्रिटी की बात क्यों कर रहे हो? मैं भी शुगर नहीं खाती हूँ। आप भी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं सेलिब्रिटीज को ट्रीट करती हूँ, उससे मैं सेलिब्रिटी नहीं बन जाती। हाँ। लेकिन शुगर, अब मैंने 25 साल से शुगर इतना, मतलब जितना कम कर दिया, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है, बट जैसे मैंने आपको कहा कि स्किन जो है आपका हेल्दी रहता है, स्किन आपका यूथफुल रहता है, यंग रहता है, जल्दी एज नहीं करता है, जल्दी लाइंस नहीं होते, क्योंकि आपके कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करते, पिंपल्स नहीं होते अगर आप शुगर कम करो। और बॉडी के लिए भी तो अच्छा है, आपके एंटायर बॉडी के लिए आप शुगर ना खाओ तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सब अच्छी तरह से चलता है, एजिंग सिस्टम, आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहता है। तो फायदे तो बहुत ही हैं शुगर ना खाने के। ब्रायन जॉनसन, जिनको आप ज़रूर जानते होंगे, ये आजकल बहुत ट्रेंडी हैं, लोग इनको देख रहे हैं, इनके बारे में स्किन केयर रूटीन समझना चाह रहे हैं। ये क्या है? ये कोई मिथ है या कोई इसके पीछे कोई स्कैम है, या ये वास्तव में इंसान अपना एंटी एजिंग कर रहा है लगातार? ये कैसे है, इसके बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे आप? अब ये मैं तो नहीं बिलीव करती हूँ कि भले ही आप कितना भी कर लो, बॉडी जो है जिसने भी बनाया हो इतना साइंटिफिक है, कुछ बहुत हद तक हम इसका तोड़ निकाल चुके हैं, साइंस बढ़ रही है आगे, कितना ये एंटी एजिंग कर लेंगे ये तो अभी टाइम ही बताएगा, है ना। कुछ चीज़ें सही हैं, यस, हम लोग बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स जल्दी ख़राब होंगे, ठीक है, जो आप ब्रीथ करते हो अगर वो एयर पोल्यूटेड है तो होगा प्रॉब्लम। आप कुछ हद तक एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह ले करके अपना स्किन ठीक कर सकते हो, सर्जरी करके आप यंग दिख सकते हो, लेकिन पूरे हर एक ऑर्गन को आप मतलब रिवर्स में जा करके आप ये दावा कर रहे हो कि मैं 150 साल जीऊँगा, ये ज़रा हज़म करने में मुझे तकलीफ़ होती है। साइंटिफिकली देखा जाए या डर्मेटोलॉजिस्ट के नज़रिए से देखा जाए कि वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत चेहरा किसका है, और लड़कों में और लड़कियों में, ऐसा कुछ डिफाइन करना जाए? बेसिकली एक रेशियो होता है जिसे फाई रेशियो कहते हैं, गोल्डन रेशियो कहते हैं, 1:1.618। तो चेहरे को वर्टिकली 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है, तो हर एक जो पोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए, और ऐसे भी 3 में डिवाइड करना दिया जाता है। तो यहाँ से लेकर के, माथे से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक, ब्राउ के तक, फिर ब्राउ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तीनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन। फिर होता है कि ये एंगल आपका क्या है, ये जो शार्प एंगल है, ठीक है, इसे ये मेल्स में ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा छोटा हो जाता है फीमेल्स में, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लिप जो है
इस लाइन को, नोज और यहाँ चिन को, ये लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये लिप जैसे जस्ट टच करना चाहिए, तो इसे ब्यूटीफुल प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। Okay. फिर अगर आप अपना ऐसे साइड प्रोफाइल देखो तो इसे हम एक ओजी कर्व कहते हैं। ये एक ऐसा एस सा कर्व बनता है, यहाँ पर उठा हुआ होता है, फिर थोड़ा सा खड्डा होता है, उसे ओजी कर्व कहते हैं। तो वो अगर बरकरार रहे तो उसे ब्यूटीफुल माना जाता है। तो ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सिखाया जाता है जब हम फिलर्स करते हैं, हम लेजर्स करते हैं, बोटॉक्स करते हैं, कि ये कर्व्स को हम कैसे मेंटेन करें। यहाँ से यहाँ तक का जो प्रपोर्शन है वो कितना होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए वो 5 रेशियो होना चाहिए, 1:1.6। तो आपका जो ये अगर हम इसको डिवाइड कर दें यहाँ से, तो ये पोर्शन 1/3 2/3 होना चाहिए, ये 1/3 है, ये 2/3 है। तो इस तरह से प्रोपोर्शंस होते हैं। तो ये अगर आप प्रोपोर्शनेट कर लो, एक मेजरमेंट होता है, कैलिपर से हम मेजर करते हैं, तो आप उसको एक ब्यूटीफुल चेहरा बना सकते हो, आप स्कल्प्ट कर सकते हो, और फिर आप वो हर चेहरे को उसी तरह से कर सकते हो। लेकिन उसमें ना जो एक्चुअल खूबसूरती वो चली जाती है साइंटिफिकली। अच्छा, क्योंकि अगर आप साइंस के थ्रू जाओ, साइंटिफिकली जाओ, तो आपका यूनिकनेस चला जाता है। हाँ, जो हर चेहरे की एक अलग खासियत होती है हर चेहरे की, वो चला जाता है। हर बंदा वैसे ही दिखने लगता है। तो फिर आपकी खूबसूरती, तो आप साइंटिफिकली खूबसूरत हो गए, लेकिन वैसे आप में वो मज़ा नहीं आया। ये जो नाक की सर्जरी होती है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। नाक की सर्जरी क्या एक बार करा लेने से पूरी जिंदगी भर हमारी नाक सही रह सकती है? जी जी, बिल्कुल रह सकती है, अगर सही से किया हो। हाँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप अगर सही नहीं हुआ हो तो फिर भले आपको, जैसे माइकल जैक्सन का जो नोज सर्जरी वो खराब हो गया था, तो फिर उसे फिर से ठीक किया, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार वो खराब होता गया। तो फिर उनका जो है वो नोज इस तरह से बहुत ज़्यादा शार्प हो गया था। तो वो बेसिकली उनकी कोई गलती नहीं थी, वो सर्जरी सही नहीं हुआ था। लेकिन अगर सर्जरी सही हो जाए तो वो जिंदगी भर के लिए है। ये आजकल जॉ लाइन का बड़ा क्रेज आ रहा है। जॉ लाइन क्या इन मेडिकल ट्रीटमेंट्स या कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू आ सकती है, या फिर आपको अपनी जिम, डाइट और हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो अपने आप जॉ लाइन आ ही जाएगी नेचुरली? बाकायदा आ ही जाएगी। आपका अगर जिम है, डाइट है वगैरह सही है, हाँ, तो चिजल फेस तो बन ही जाएगा, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बोटॉक्स, पीआरपी और प्लास्टिक सर्जरी, इन तीनों में फ़र्क क्या है ये समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन सा सवाल है। और आजकल मैम, अगर आप, मुझे नहीं लगता शायद आपको इतना टाइम मिलता हो कि आप इंस्टाग्राम को ज़्यादा स्क्रॉल कर पाएँ, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम को देख रहा हूँ बहुत डीपली। इन तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉमन बना दिया जा रहा है। जितना ये कॉमन हो रहा है उतने ज़्यादा लोगों के अंदर सवाल आ रहे हैं कि आखिर ये है क्या। स्पेशली जब हम ये देखते हैं, जब बॉलीवुड की तरफ देखते हैं, तो ये लगता है कि हर किसी ने ऐसा कराया है। तो ये क्या है तीनों चीज़ों का, आप सिंपल भाषा में समझा पाएँ? पीआरपी जो है, हाँ, ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसका फुल फॉर्म है। आपके ही ब्लड से निकलता है। तो आपके ही नस से हम करीब 8-10 ml ब्लड निकालते हैं, उसको हम एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं एक रिएक्टिव एजेंट के साथ। फिर उसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन में वो घूमता है। फिर क्या होता है, नीचे लाल आपके रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं, फिर वाइट ब्लड सेल्स, और उसके ऊपर जो है वो पीआरपी आ जाता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। वो एक ट्रांसपेरेंट येलो कलर का होता है। उस लिक्विड में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, अच्छे क्वालिटी के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। आपने अगर आपका अगर डाइट अच्छा है, लाइफस्टाइल अच्छा है, आप शराब नहीं पीते, आप शुगर नहीं खाते, आप स्मोकिंग नहीं करते, तो जाहिर है वो पीआरपी जो है वो बहुत अच्छा निकले। अच्छा है ना, आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन अच्छा है तो आपके ग्रोथ फैक्टर्स ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। आपके ये सब कुछ भी आप करते हो तो आपका जो क्वांटिटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर है कम निकलेगा। अब उसे फिर हम वापस या तो आपके बालों में, स्कैल्प पे, या फिर आपके फेस पे इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे इंजेक्शन होंगे, तो फिर वो ग्रोथ फैक्टर्स आपके बॉडी के कोलाजन को एक्टिवेट करके नया कोलाजन बनाता है। काले धब्बे थोड़े कम हो जाते हैं, आपके ओपन पोर थोड़े कम हो जाते हैं, आपके लाइंस और रिंकल्स जो वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल वे में आप अपने स्किन को यंग बना रहे हो,
टाइट कर या रहे हो। टाइट कर रहे हो। इससे स्किन और- गोरी नहीं होती है। इससे स्किन गोरी नहीं होती। ओके, ठीक है, इससे ये भी एक skin मिथ गोरी- है। नहीं, इससे स्किन गोरी नहीं होती। आपके ओपन पोर्स के साइज कम हो जाते हैं, हम्म। आपके बहुत सारे अगर फाइन लाइंस वगैरह हैं तो वो कम हो जाती है, और स्किन जो है उसमें एक यूथफुलनेस आ जाता है, एक सपल यूथफुल, है ना, ऐसे जाड़ी सी मोटी सी चमड़ी नहीं लगती, सॉफ्ट सी चमड़ी, जैसे एक यंग पर्सन की हो वैसी चमड़ी लगने लग जाती है, वैसा स्किन लगने लग जाता है। तो ये है पीआरपी। सेम आप बालों पे लगाओ, इंजेक्ट करो तो आपके बाल जो है वो घने हो जाते हैं। अगर आपको बॉल्ड पैचेस हैं, जैसे मेल पैटर्न एलोपेशिया, तो फिर बाल नहीं आते हैं। लेकिन आपके नॉर्मल हैं बट थोड़े पतले हो रहे हैं तो वो ज़रूर थिक हो जाते हैं, घने हो जाते हैं। हाँ, तो ये है पीआरपी। ठीक है। फिर आपने कहा बोटॉक्स और फिलर। ठीक है, एक तो ये दो अलग चीज़ें हैं। कभी कभी लोगों का चेहरा बहुत भरा हुआ लगता है, भरा, है ना, लोग कहते हैं अरे इसने बहुत बोटॉक्स कर लिया, राइट। वो बोटॉक्स नहीं होता, वो होता है फिलर। सिंपल भाषा में को मान लीजिए किसी के होठ थोड़े अनफाइन है, ठीक नहीं दिखते, तो उसने थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, कुछ नोज के लिए, आईज के लिए, तो इसको फिलर कहते हैं। इसको हम फिलर कहते हैं। ओके। तो लोगों को लगता है कि बड़े बड़े होठ यार इसने बहुत बोटॉक्स कर लिया होठ पे, नहीं, वो फिलर कर लिया, वो बोटॉक्स नहीं किया। ठीक है, तो ये दो अलग चीजें हैं। बोटॉक्स क्या है? ये एक बेसिकली दवा है, ये 10 साल के बच्चे को भी देते हैं। अच्छा। हाँ, अगर ब्रेन के सेरेब्रल पैल्सी वगैरह हो जाए तो 10 साल के बच्चे को भी बोटॉक्स देते हैं। कई बार टीएमजे, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट पेन होता है, यहाँ पे बहुत पेन हो जाती है। फिर उससे फिर पूरा हेडेक होता है, तो यहाँ पे हम बोटॉक्स देते हैं। फिर माइग्रेन्स में बोटॉक्स देते हैं। बहुत ज़्यादा अगर किसी को पसीना आता हो तो उसमें हम बोटॉक्स देते हैं। कुछ सर्जरीज जब ये लोग करते हैं उसमें वो लोग बोटॉक्स देते हैं, हर्निया रिपेयर वगैरह में, मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। तो बोटॉक्स जो है वो एक दवा है। आपको अगर यहाँ पे रिंकल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत सारे आपके लाइंस आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत लाइंस आ रहे हैं, एक एज के बाद आ जाते हैं, एक एज के बाद आते हैं, या धूप में ज़्यादा रहो तो भी आते हैं, या आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप और फ़ोन इस तरह से देखते रहो तो भी यहाँ पे लाइंस आते हैं। फिर ऐसा लगने लगता है कि आप पूरे समय गुस्से में हो, उसमें हम बोटॉक्स देते हैं। तो इन लाइंस के लिए यहाँ वाले लाइंस, यहाँ वाले लाइंस, यहाँ वाले लाइंस, इसमें हम बोटॉक्स देते हैं। तो उससे वो लाइंस जो हैं कम हो जाते हैं। अगर आप नॉर्मल यूनिट्स, कम यूनिट्स दो, बोटॉक्स का भी एक डोज होता है, अगर कम मात्रे में दो, कम डोज दो, तो वो लाइंस कम हो जाती हैं। फिर 4 महीने उसका असर रहता है, फिर वापस वो वहीं के वहीं आ जाती है, उससे और ख़राब नहीं होती, पर जहाँ है वहाँ आके रुक जाती हैं। अब आप बहुत ज़्यादा अगर डोजेज दो तो वो लाइन जो है पूरी तरह से गायब हो जाता है, स्किन स्ट्रेच हो जाता है। फिर ऐसा लगता है कि कोई एक्सप्रेशन ही नहीं, यहाँ कोई मूवमेंट ही नहीं है। आप हंस रहे हो तो भी ये मूवमेंट नहीं है, आप यहाँ लाइंस नहीं है, यहाँ लाइंस नहीं है, आप आश्चर्यचकित हो तो भी लाइंस नहीं है, क्योंकि ये स्मूथ हो गया है। ओके। उससे बोटॉक्स, वो ज़्यादा बोटॉक्स, मतलब एक तरीके से स्किन उस जगह मर सी जाती है, मतलब ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। जी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिनको जानकारी हो और जो कम दे आपको। बेबी बोटॉक्स आजकल बहुत चला हुआ है, कम डोजेस दें तो आपके लाइन सब हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है कि आप ऐसे लगो कि पूरे समय नाराज़ हो, या पूरे मतलब पूरी दुनिया की जो का भार है वो आपके सर पे आया हुआ हो। तो बोटॉक्स अगर सही तरीके से किया जाए तो बुरा नहीं है। बोटॉक्स एक स्टीरॉइड है ना, स्टीरॉइड नहीं, बोटुलिनम टॉक्सिन नाम का एक दवा है। दवा है, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे जैसे ये सब डिजीजेस में करते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका असर सिर्फ 4 महीने रहता है। तो अगर किसी ने एक बार लिया तो उसको फिर कई सालों तक लेना पड़ेगा या लाइफ टाइम? आपके ऊपर है। अगर ले लूं, सपोज मुझे यहाँ पे लाइंस आ रहे हैं जो मुझे पसंद नहीं, 4 महीने ही गायब हो गए, 4 महीने बाद वापस लाइंस आ गए तो आप लोगे। अगर आपको वो लाइन, अभी बहुत महंगा नहीं है इसका ट्रीटमेंट, अगर आपको ये 2 लाइंस मिटाने हो तो 5,000 के अंदर वो हो जाता है। 4 महीने के लिए गायब। Okay. अब आजकल तो फेशियल 6-7 हजार 10,000 के होते हैं। मैम क्या बताऊं, है ना? 30 से 50,000 रुपए का तो मेकअप होता है। हाँ। एक दुल्हन का। हाँ। एक शादी के टाइम पे। हाँ। तो फिर आप अगर वो 4 महीने के लिए आप सैलून वगैरह मत जाओ, फेशियल मत करो, आप सिर्फ उतना बोटॉक्स ले लो और आपके 2 लाइन निकल गए और आप लगो कि भाई आप स्ट्रेस में नहीं हो और गुस्से में नहीं हो हमेशा, तो क्या बुराई है ना?
लेकिन उसे तरीके से करना चाहिए। आजकल कहीं छोटे मोटे जगह पे भी कोई भी इंजेक्शन लगा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब गलत मसल में इंजेक्शन डाल दो तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, फिर आंख टेढ़ी हो जाती है। भले वो 4 महीने के लिए ही होता है, क्योंकि उसका असर जब चला जाता है तो वो सब सही हो जाता है। तो बोटॉक्स का कोई भी परमानेंट साइड इफेक्ट कभी नहीं हो सकता। ओके, ये एक बहुत बड़ी लाइन है। ओके, एक प्लास्टिक सर्जरी क्या है? हाँ, प्लास्टिक सर्जरी से पहले मैं आपको फिलर की बात, ठीक है। तो ये हो गया बोटॉक्स, आपने दे दिया यहाँ 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 और यहाँ। कई बार ये जैसे है बहुत बड़े हो जाते हैं लोगों के, इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं लोग तो उससे ये बड़े हो जाते हैं, या रात को सोते समय टीथ क्लेंचिंग करते हैं या TMJ, उसमें ये बड़े हो जाते हैं, इसमें भी बोटॉक्स दिया जाता है तो ये जो है थोड़ा कम हो जाता है। फीमेल्स में खास तौर से एक ओवल शेप आ जाता है स्क्वायर की जगह। फिर ये जो लाइंस है यहाँ पर गले पे जो लाइंस आ जाती हैं ऐसे वाली, ये वाली नहीं, ये वाली, ये, तो इनमें भी बोटॉक्स दिया जाता है इसको कम करने। ठीक है, ये बोटॉक्स हो गया। अब आया फिलर। जैसे किसी के होंठ बहुत पतले हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही पतले हैं, या फिर एज के साथ साथ यहाँ का जो बोन और फैट है ये कम हो जाता है तो पतले हो जाते हैं। ठीक है, ये 2 कारण हैं। तो आपको उसे थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप फिलर ले सकते हो। ये एक प्री फिल्ड हाइलुरोनिक एसिड का एक सिरिंज आता है जो आप उसमें डालते हो, इसलिए उसे फिलर कहते हैं। अच्छा, इसी में एक सवाल करना, किसी का होठ ऊपर वाला कुछ छोटा सा होता है, अंदर की तरफ होता है, किसी का बाहर, तो ये फिलर के जरिए वो ठीक हो सकते हैं? हो सकता है, आप उसे फिलर से ठीक कर सकते हो। सिमिलरली आपके आंखों के नीचे बहुत ऐसे लग रहा है खड्डे हैं, तो आप 10 घंटे भी सो लो फिर भी लगता है आप बहुत थके हुए सोए नहीं हो, है ना, तो ऐसे में आप वहां फिलर कर सकते हो। तो अलग अलग जगह के लिए अलग अलग फिलर होता है। जैसे चिन आपका बहुत छोटा है, मेरे पास जेंट्स मेल्स आते हैं जो कहते हैं कि ये फेस बहुत मेरा जो है छोटा है, तो इसलिए मैं इतनी लंबी दाढ़ी बढ़ा रहा, ठीक है, जबकि मुझे नहीं चाहिए दाढ़ी, तो फिर हम यहाँ पे चिन में फिलर डालते हैं तो आपको लेंथ मिलता है। हम यहाँ जॉ लाइन में फिलर डालते हैं तो आपको एक अच्छा जॉ लाइन मिलता है। तो बात ये कि हर एरिया के लिए अलग टाइप का फिलर होता है। हाइलुरोनिक एसिड ही होता है बट उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग होता है। और किसी का नोज़ बहुत फ्लैट है या नोज़ पे एक हम्प है तो हम उसको ठीक करने के लिए फिलर डालते हैं। किसी के एज के साथ कान जो है वो बहुत पतले हो गए, बड़े बड़े इयररिंग नहीं पहन सकते, तो हम कानों में फिर फिलर डालते हैं। तो वहाँ पे एक वजन आ जाता है, फिर आप इयररिंग्स पहन सकते। अब ये जो है ना, ये साइंस और आर्ट मिक्स्ड है। आप सही तरीके से करो तो बहुत अच्छे, गलत करो, ज़्यादा भर दो तो ऐसे भरे भरे बहुत ही अजीब से चेहरे हो जाते हैं जो आप अक्सर आजकल देखते हैं। और फिर लोग कहते हैं बोटॉक्स ज़्यादा हो गया, नहीं, ये फिलर ज़्यादा हो गया। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए एक लेस इज़ मोर, जितना कम करो उतना अच्छा। दूसरा, बार बार मत करो, हर 6 महीने में चले गए मुझे टॉप अप चाहिए, नहीं। आप फिलर एक सवा साल में, 1.5 साल में आप करो। नोज़ और चिन तो आप 2-3 साल तक भूल ही जाओ, टचअप नहीं करो, उतना लंबा रह जाता है आराम से। 3 साल के बाद थोड़ा सा टचअप करिए। और आप ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिनको इसका अच्छी तरह से नॉलेज हो, और ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जिनको थोड़ा सा आर्ट का भी नॉलेज हो, वरना आप सिर्फ मैथ करते रह जाओगे तो हर एक चेहरा जो है एक जैसा दिखने लगेगा। ये बात सही है, जो भगवान ने सबके अलग अलग दी है ना, उसे वैसे बाकायदा रहने दो ना। तो मेरे पास जब आते हैं पेशेंट, मैं उनको अक्सर पूछती हूँ मुझे आपके पहले बचपन के चेहरे, जब आप टीन एज के थे तब के फोटोज दिखाओ, और कोशिश ये रहता है कि वही जो है उसको चेंज ना करें। लेकिन कुछ चाहते होंगे लोग कि मेरे को तो एकदम ड्रास्टिकली चेंज कर दो कि लोग मैं जाऊं तो पहचान ना पाए। अब ये जो है कि मैं अपने फेवरेट एक्टर की तरह दिखूं, हाँ, या मैं काइली जेनर या केंडल जेनर की तरह दिखूं, ये बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि पॉसिबल तो है आज के ज़माने में, आप सर्जरीज करवा लो वगैरह तो उससे पॉसिबल है। सिर्फ फिलर बोटॉक्स और ट्रीटमेंट से पॉसिबल नहीं है, बट आप कुछ सर्जरी वगैरह कराओ। लेकिन आपका क्या अस्तित्व है, आपकी क्या इंडिविजुअलिटी रह गई है? आप क्यों किसी दूसरे की तरह बनना चाहते हो? आप एक खुद का ही एक पहचान बनाओ, है ना। भले एक क्लियर स्किन जिससे आपको कॉन्फिडेंस हो, कोई भी कलर का हो, है ना, और
आपके बात करने के तरीके से, आपके जो व्यवहार हैं, आपका काम है, लेट दैट स्पीक। किसी और की तरह बनते रहोगे तो वो तो मतलब कुछ कॉपी हो जाएगा। कॉपी है। प्लास्टिक सर्जरी क्या होता है? कई लोगों को अभी भी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में नहीं पता। लोगों को ऐसा लगता है कि प्लास्टिक लगा दी जाती है, यही सर्जरी चेहरा बदल दिया जाता है। चेहरा बदल दिया जाता है, ज़रूर। वो अब क्या है, अब जिसने भी इसे प्लास्टिक सर्जरी नाम रखा है, एक्चुअली इसे कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं आजकल। पहले प्लास्टिक सर्जरी कहते थे, आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी उसे कहते हैं। मतलब आपको बाकायदा बेहोश करके पूरी तरह से, या आधा, या उस एरिया को बेहोश करके चाकू वगैरह नाइफ से काट करके, है ना, उस भाग को निकाल करके दूसरा कुछ लगाना या फिर उसको ही सही करना, उसे प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। या इम्प्लांट लगाना, तो बाकायदा वहाँ स्टिचेस आती हैं, सर्जरी होता है, आपको हॉस्पिटल में रखा जाता है, आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, और फिर उसमें फेस में या बॉडी में चेंजेस होती हैं आपके। बहुत ज़्यादा आपको अगर आपके आजकल लोग बहुत वेट लॉस कर रहे हैं, तो बहुत स्किन जो वो सैग होना शुरू हो जाता है, तो वो पूरा काट कर, वो पूरा स्किन निकाल कर फिर उसे टाँके डालते हैं, तो वो एक प्रकार का प्लास्टिक सर्जरी हो गया है। चेहरे पे जैसे नोज़ आपका बहुत टेढ़ा है, तो फिर उसे बाकायदा काट करके, जैसे क्या कहते हैं उसे, क्या रंधा मारते हैं, तो बाकायदा वैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो लगाते हैं, घिसते हैं, और फिर उसे फिर उसे फिर वापस टाँके लगाकर उसे ठीक करते हैं। फिर वो नोज़ जो है वो अच्छा शार्प सा, अच्छा सा नोज़ हो जाता है। उसे कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी या कॉस्मेटिक सर्जरी। इसमें प्लास्टिक का कोई मतलब नहीं है। प्लास्टिक का कोई मतलब नहीं है। नाम फिर क्यों दिया है? कभी आपके माइंड में नहीं आया ये प्लास्टिक नाम क्यों दिया है इसे? ये मुझे लगता है उन दिनों, क्योंकि आप अपनी तरह नहीं दिखोगे, आपको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, तो एक प्लास्टिक लुक शायद आ जाता है, क्योंकि एक्सप्रेशन शायद चले जाते हैं, तो वो जिन्होंने भी नाम दिया हो। लेकिन ये है कॉस्मेटिक सर्जरी, और इसमें आपको ये सर्जरी होता है जिसमें काट पीट होती है, जिसमें टाँके लगते हैं, जिसमें सिर्फ मशीन, जैसे हम लोग करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी स्किन टाइटनिंग या अल्ट्रासाउंड स्किन टाइटनिंग या फिलर बोटॉक्स, इसमें कुछ काटते नहीं है, इस पे खून नहीं बहता है। अच्छा। उसमें बाकायदा खून बहता है, और उसमें रिकवरी टाइम होता है। आपने नोज सर्जरी कर दी तो 3 महीने उसका रिकवरी टाइम होता है ना, तो उसे कहते हैं प्लास्टिक सर्जरी, या आज के ज़माने में कॉस्मेटिक सर्जरी। ना खाने स्ट्रेच मार्क्स जो हो जाते हैं, खासतौर पे प्रेगनेंसी के बाद होते हैं महिलाओं को, और जो किसी ने वेट लॉस किया है, वेट पुट ऑन किया है, उनको हो जाते हैं, और अक्सर जिम वाले लड़कियों को हो जाते हैं, खासतौर पे इस जगह फाइन ये लाइंस बन जाती है। ये हट सकते हैं? क्योंकि कोई कहता है फिश ऑयल ले लीजिए, कोई कहता है ये ले लीजिए, क्या मतलब क्या कोई नुस्खा है, कोई ऐसी दवाई है बाजार में? अगर वो स्ट्रेच मार्क अभी जस्ट हो रहा है, उस वक्त आप उसे क्रीम्स वगैरह, रेटिनॉइड्स, पेप्टाइड्स, इस तरह की क्रीम से, सिलिकॉन जेल, इससे आप उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बन गए, जैसे वो जब बनते हैं ना, तब वो हल्के से डार्क कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं, रेड होते हैं, ये वाले जो हैं इनको आप ट्रीट कर सकते हो। एक बार वो सफ़ेद हो गए, मतलब वो स्कार टिश्यू बन गया, फिर उसे आप ठीक नहीं कर सकते। फिर उसे आप कम कर सकते हो लेज़र या माइक्रोनीडलिंग वगैरह ट्रीटमेंट से, बट वो भी 40 to 50% उनमें इम्प्रूवमेंट होता है। 40 to 50%। तो इसलिए अगर आप देख रहे हो कि आपके स्ट्रेच मार्क्स बन रहे हैं, तो आप उसी वक्त उसका इलाज कर लेना। आपके जब क्लाइंट्स आते होंगे, पेशेंट्स आते होंगे, तो वो क्या इसी चीज़ की डिमांड करते रहते हैं कि मैम कोई एक क्रीम लिख दो बस अच्छी सी, कोई एक ड्रिंक बता दो, ये बता दो कभी, या फिर आप उनको इन सब बातों के साथ साथ ये भी बोलते हो कि आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आपका डेली रूटीन क्या है, आप क्या वर्कआउट करते हैं, क्या लाइफस्टाइल, आप इन पे भी ज़्यादा फोकस करते हैं? 100% करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं उनको सिर्फ एक क्रीम दे दूं तो वो काम तो करेगा नहीं, क्योंकि वो क्रीम ले रहे। अब बात ऐसी हो गई है कि आप, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप जिम जा रहे हो, वहाँ आपने एक सब्सक्रिप्शन ले लिया हुआ है, एक ट्रेनर को भी आप पैसे दे रहे हो, आपका ट्रेनर सिर्फ आपको ट्रेन कर देगा, फिर आप घर जाओगे और आप बहुत सारा आइसक्रीम खाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं करेगा, है ना। तो आपका ट्रेनर जो है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि आपको बताए वो कि भाई आप साथ में जो खा रहे हो उस पर ध्यान देना। तो वैसे ही स्किन के लिए भी जब वो आते हैं,
तो हमें वो पूरा होलिस्टिक केयर समझाना पड़ता है, क्योंकि कहीं कुछ छूट जाए और वो सिर्फ स्किन केयर, स्किन क्रीम लगाएं तो फिर उनको रिजल्ट नहीं आएगा। क्या कुछ ऐसे फूड्स हैं जिन्हें सुपर फूड कह दिया जाता है जिससे स्किन ग्लो अच्छा होता है? हाँ जी बिल्कुल, अभी अभी मैंने आपको बताया कि ब्राइटली कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होती हैं, नेचुरली ब्राइटली कलर्ड, मैं बता दूं, तो ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। बेरीज, ऑल स्ट्रॉबेरी या ब्लूबेरी, रास्पबेरी, आजकल सब मिल जाता है। उसके अलावा पपीता, अनार, फिर टमाटोज़ आप ले सकते हो। ग्रीन लीव्स जितने आप लोगे तो ये इनमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत होता है। ये फिर सीड्स, आप सीड्स भी नहीं, प्लांट, ये लीव्स एंड फ्रूट्स में, ओके, लीव्स एंड फ्रूट्स जो कलर है कलर उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा। ठीक है। ठीक है। सेकंड, आप जब सीड्स की बात करते हो, सनफ्लावर सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, फिर वॉलनट्स, आमंड्स, पिस्ताज, इनमें पिस्ताचियोज, इनमें बहुत अच्छा ओमेगा 3, ओमेगा 6 ये बहुत ज़्यादा होता है। फिश में भी होता है, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो। तो ये भी आप अपने डाइट में 1 चम्मच रोज़ खाओ, हर रोज़ एक चम्मच हर रोज़ खाओ, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, बिकॉज ओमेगा 3 और 6 आपको मिलता है। तो ये भी सुपर फूड है। अब हर एक चीज़ मॉडरेशन में लेना चाहिए। इसके अलावा प्रोटीन भी एक्चुअली सुपर फूड सही मायने में अगर आप बोलो, जब लोग बायोटिन, बालों की बात करते हैं तो लोगों को लगता है बायोटिन ले लो बहुत अच्छा है बालों के लिए। ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको प्रोटीन लेना है अच्छे स्किन और अच्छे हेयर के लिए। कोलेजन जो बनता है स्किन का, जो फ्रेमवर्क है, वो प्रोटीन से बनता है। ये केराटिन होता है आपका हेयर शाफ्ट, ये प्रोटीन से बनता है। तो ये भी एक सुपर फूड ही है। हम काफ़ी सारी क्रीम्स हैं, सीरम्स हैं, इन सबको लगा लेते हैं, अप्लाई कर, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिप्स छूट जाते हैं। तो लिप्स के लिए क्या बेटर एक ऑप्शन होना चाहिए जिसको बस सुबह और शाम लगा लिया जाए और वो अच्छे रहें, अच्छे दिखें, गुलाबी, जो हमारे यहाँ कहा जाता है इंडियंस की जो एक कहते हैं ना, एक चाहत बनी रहती है लिप तो केयर। लिप केयर में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लिप पे ना स्किन नहीं होता है ना, तो कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, डायरेक्ट म्यूकोजा से कहते हैं हम लोग। तो इसलिए बहुत जल्दी इसमें क्रैक्स, डैमेज, पिगमेंट, ब्लैक लिप्स, डार्क लिप्स, ये सब हो जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इनका ध्यान रखो। आप घी लगा लो, आप तेल लगा लो, ठीक है, या फिर आप पेट्रोलियम जेली लगा लो, ठीक है। मार्केट में से बहुत सारी अफवाहें हैं कि वैसलीन जो है वो बहुत हानिकारक होता है, ऐसी बात नहीं है, आप लगा सकते हो। आप उसके अलावा जो आप लिप बाम्स या लिप क्रीम्स आप लगा सकते हो तो आप लगाओ, लेकिन उनमें कलर और फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, उसका ध्यान देना। वरना आप सिंपल वैसलीन या घी लगा लो, बहुत है, सुबह शाम। स्मोकिंग से लिप्स काले हो जाते हैं। बिल्कुल। कुछ इस तरह के लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक्स या डार्क कलर्स जो हैं लिपस्टिक्स के, या अगर ब्रांड अच्छा नहीं हो, उसमें बहुत ज़्यादा मर्क्यूरी या लेड वगैरह पाया गया है अक्सर, तो ऐसे वाले ब्रांड्स आप मत यूज़ करो। ज़्यादातर अगर मतलब फीमेल्स जो लिपस्टिक यूज़ करते हो तो लॉन्ग लास्टिंग के पीछे नहीं भागना। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों की आदत होती है वो बार बार ना लिप लिकिंग, लिप पर्सिंग, लिप बाइटिंग, इनसे लिप्स काले भी हो जाते हैं और ड्राई भी ज़्यादा हो जाते हैं। हमारा जो सलाइवा है वो आप हमारे ही लिप्स को और ड्राई कर देता है। तो कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो लिप लिकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप डिहाइड्रेटेड हो, आपको पानी पीना चाहिए। है ना, तो आप पानी पीजिए, लेकिन लिप लिकिंग एक आप कॉन्शियस कर लीजिए कि नहीं मैं ऐसे नहीं करूँगी या ऐसा नहीं करूँगा, या बात करते करते वो लिप बाइटिंग, ये नहीं, क्योंकि सलाइवा से आपके लिप्स खराब हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, चैप्ड हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बताई आपने। क्या और एक चीज़ है, हाँ, जिनके लिप्स डार्क हैं उनको ऐसे सिंपल टूथपेस्ट यूज़ करने चाहिए। ऐसे टूथपेस्ट मत यूज़ करिए जिसमें फ्रेग्रेंस हो, जिसमें कलर हो, जिसमें आजकल कई सारी चीज़ें उसमें कार्डम, इलायची या लौंग वगैरह ऐड किया जाता है, नाम लगा के, तो उससे और लिप्स डार्क हो जाएंगे।
तो अगर आपके लिप्स डार्क हो रहे हैं तो आपको उनको अवॉइड करना चाहिए। हफ्ते में या महीने में कितनी बार हमें स्किन को रब करना चाहिए, लेप लगाना चाहिए, और क्या ऐसी रेमेडीज़ हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको लगा लें तो हमारी बॉडी एकदम, मतलब जो स्किन है वो एकदम से ग्लो हो जाए एक हफ्ते, जैसे हम कहते हैं ना कि संडे के दिन हमें अपनी स्किन को देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल देना चाहिए। तो आप एक्सफोलिएशन की बात कर रहे हो। हम लोग बचपन में वो काथा या वो पत्थर आता है प्यूमिस स्टोन, उसे माँ रगड़ा करती थी अपने हील्स पे, हाँ पैरों हाँ, पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ डेड स्किन हो जाता है, तो उसे अच्छे से रगड़ कर फिर उसके बाद धो करके उस पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया। वो एक बहुत अच्छा पेडिक्योर है जो आप घर पे कर सकते हो। लेकिन यही लूफा और प्यूमिस स्टोन आप अपने शरीर पे ना घिसें, क्योंकि आप जितना उसे घिसोगे उतना धीरे धीरे आपका स्किन का बैरियर ख़राब होता जाएगा और सेंसिटिव हो जाएगा और काला भी पड़ जाएगा। तो ये नहाते वक्त हम जो लूफा लगाते हैं वो नहीं करना वो चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये मार्केट में तो मतलब सोशल मीडिया पे तो उस तरीके से उसको बढ़ाया जा रहा है कि लूफा पीठ पे रगड़िए, हाथों पे घिसिए। हाँ, तो आप जितना ज़्यादा लूफा घिसोगे उतना आपका स्किन बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपका स्किन सेंसिटिव हो और ड्राई होते जाएगी विद एज। इसके अलावा एक कंडीशन होता है जिसे हम कहते हैं मैक्यूलर एमिलॉइडोसिस, जिसमें ऐसे काले छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, पीठ पर अक्सर होते हैं, लोग के हाथों में हो जाते हैं। तो ये भी एक एमिलॉइड प्रोटीन करके है, वो डिपॉजिट हो जाता है स्किन में बिकॉज ऑफ स्क्रबिंग एंड रबिंग। तो इसलिए नहीं करना चाहिए। अगर आपको यूज़ करना है तो समथिंग वेरी जेंटल, जैसे ओट्स ले लिए या फिर चावल भिगो दिया, उसको फिर थोड़ा सा पेस्ट बना लिया, मसूर दाल का पेस्ट बना लिया, उसे फिर आप जेंटली बहुत हल्के से आप यूज़ कर सकते हो संडे के संडे, नॉट एवरी डे। ये हो गए बॉडी की बात। अब फेस की बात, फेस पे तो कोई स्क्रब इस तरह का मैकेनिकल स्क्रब यूज़ करना ही नहीं है, मतलब लूफा वगैरह ये वो कुछ नहीं। कुछ लोग वॉश क्लॉथ यूज़ करते हैं जो बहुत सॉफ्ट होता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अब जो स्क्रब्स होते हैं आपके फेस वॉशेस में, या फिर वो एप्रिकॉट स्क्रब या इस तरह के सीड स्क्रब्स, वो भी बहुत हार्श होते हैं। तो अगर आपको यूज़ करना ही है तो फिर से वो ओट स्क्रब, मसूर दाल का स्क्रब, राइस का स्क्रब, इस तरह बेसन, ये आप यूज़ कर सकते हो। हफ्ते में एक बार आप यूज़ कर सकते हो अगर आपका स्किन नॉर्मल हो या ऑयली हो। अगर आपका स्किन ड्राई हो तो 2 हफ्ते में एक बार, ज़्यादा नहीं। स्किन का जो नॉर्मल सेल साइकिल होता है, स्किन में प्राइमरली 2 ऐसे एपिडर्मिस और नीचे डर्मिस, इस तरह के 2 होते हैं। ऊपर जो एपिडर्मिस है उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, ठीक है। उसमें नीचे से जो लेयर ऊपर तक वो आ जाता है, उसको 28 डेज लगते हैं और फिर वो शेड कर जाता है। तो नॉर्मल साइकिल होता है वो 28 डे साइकिल, वो जब आप पैदा होते हो तब से वो शुरू हो जाता है, 28 डेज में वो निकल जाता है। पर जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है या हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं होता है, सन एक्सपोजर है, पोल्यूशन है, तो इससे ये जो 28 डे साइकिल है ये स्लो हो जाता है। जब ये स्लो हो जाता है तो हमारा डेड स्किन ज़्यादा अक्यूमुलेट करता है, तो इसलिए स्किन हमारा डल लगता है। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि इसे आप रब एक्सफोलिएट करो। तो ये आपको यूजुअली 28 तक ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि नॉर्मल स्किन अपना काम कर रहा है। मतलब 28 तक आपको फेस पे कुछ ऐसा स्क्रब वब ज़रूरत नहीं है पड़ती है, अनलेस आपका काम ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन में हो या बहुत धूप में हो, तो फिर जो है आपका जो वो सेल साइकिल है वो स्लो हो जाता है, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ जाती है, वरना आपको ज़रूरत नहीं है। फिर जब स्लो होना शुरू हो जाता है 26 to 28 के बाद, फिर आप जैसे मैंने कहा हफ्ते में एक बार कर रहे हो या 2 हफ्ते में एक बार कर रहे हो, आपके स्किन टाइप के ऊपर वो डिपेंड करता है। अब हम बात करेंगे केमिकल एक्सफोलिएंट्स की। हमारी बात हो गई है मैकेनिकल एक्सफोलिएंट्स, बट आप केमिकल एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर सकते हो, यानी कि अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, रेटिनॉइड्स। ये 3 चीज़ें जो हैं ये आपके स्किन पे जो नॉर्मल जो साइकिल है, जो डेड स्किन निकालने वाला काम है, ये इंग्रेडिएंट्स कर लेती हैं। तो ये आप रोज़ लगाओ मत, आप हफ्ते में 2 या 3 बार रात को सोते समय लगाना, ये अपने आप स्क्रब तो कर देगा अपने आप। फिर आपको स्क्रब की ज़रूरत ही नहीं।
हम लोग तो मतलब मैंने ऐसे देखा है कि मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं या कुछ उसमें मिला लिया, बेसन है, दूध है, दही है, कुछ और एक्स्ट्रा मिला दिया, कॉफ़ी पाउडर मिला दिया, और संडे के दिन हम उसको लगा रहे हैं और जैसे ही हल्का सा सूखा हो जाता है फिर उसको घिस रहे हैं, जिससे घिसेंगे तो वो पोर्स ओपन हो जाएंगे। तो ये सब करना गलत है एक तरीके से। घिसो मत आप। हाँ। भले ही वो संडे को लगा लो। हाँ। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट होता है। बेसन से आपका स्किन जो है, अगर आपका स्किन ऑयली नहीं है तो ही लगाओगे, नहीं तो फिर पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे। स्किन नॉर्मल है तो आप ये सब कर सकते हो। आपने जो भी कहा है, आप उसमें हल्दी डाल दिया, गुलाब जल डाल दिया, हनी डाल दिया, तो इसका आपने लेप लगा लिया। उसके बाद पानी से धीरे धीरे आपको उसे निकालना है, उसे घसना नहीं है। मतलब जब तक हमारे पपड़ी, जैसे कहते हैं पपड़ी ना बन जाए, तब तक हम उसको सूखने देते हैं, फिर जोर जोर से उसको घिसते हैं। तो वो गलत है, वो गलत लगाना है। गलत नहीं। लगा लिया, लगाने के बाद उसे एक 10 मिनट रख लिया, पूरी तरह से उसे ऐसे सूख के उस पे ऐसे लगता है जैसे दीवार में क्रैक्स आ गए, तो तब तक नहीं रुकना है। और एक्चुअली हम तो पंखे के नीचे बैठ जाते हैं कि जिससे आराम से सूखेगा वो। तो उसे उतना नहीं सूखने देना है। ओके। फिर उसे जेंटली आप लुकवार्म वाटर से आप उसे निकालोगे, गर्म पानी से नहीं निकालोगे। हाँ। लुकवार्म होना चाहिए पानी, तो वो धीरे धीरे अच्छे से निकल जाएगा, फिर स्किन जो है वो ग्लो करता है। एक डर्मेटोलॉजिस्ट के नज़रिए से नहाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होना चाहिए? स्किन पे कैसे हम साबुन इस्तेमाल करें? क्योंकि हमारे इंडिया में आज भी साबुन कैसा खरीदें ये नहीं पता। कोई भी ब्रांड कोई सा भी उठा लेंगे, संतूर उठा लिया, कभी कोई उठा लिया, कभी कोई उठा लिया, डब उठा लिया, किसी ने बताया कि ये स्किन पे इतने दिन लगाया तो यहाँ अच्छा महसूस हुआ। साबुन कैसा चुनें और नहाएं कैसे? तो एक तो आप लुकवार्म वाटर यूज़ करेंगे, है ना, बहुत गर्म नहीं। जैसे मुझे ठंडे पानी से नहाने में अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे बेस्ट है आप लगाओ, ठंडे पानी से नहाओ। साबुन, अगर आपका स्किन ड्राई है तो साबुन आपको और आपके स्किन को ड्राई कर देगा। तो या तो आप ऐसे साबुन चूज़ करो जिसमें थोड़े से मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि पेयर्स हो, डव हो, इनमें मॉइस्चराइजिंग। फिर मेडिकेटेड होता है सेबामेड, सेटाफिल, ये बार्स होते हैं, इनको सिंडेक बार्स कहते हैं। तो ये जो है आपके स्किन के पीएच को ज़्यादा बढ़ाता नहीं है, तो स्किन जो है वो ड्राई नहीं होता है। तो इस तरह के मॉइस्चराइजिंग सोप्स आप यूज़ करो, और कोशिश ये करो कि ऐसे साबुन यूज़ करो जिसमें फ्रेग्रेंस नहीं हो। तो इसलिए मैंने डव और पेयर्स कहा, क्योंकि इसमें स्मेल ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा नॉर्मल होता है। बाकी के जो सोप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। अच्छा तो लगता है, लेकिन अगर आपका स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है तो वो और ख़राब हो सकता है। अगर आपको एक्जिमाज, आपकी फैमिली में एक्जिमाज है, तो फिर वो और ख़राब हो सकता है। अगर स्किन नॉर्मल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप लगा ही सकते हो, कोई भी साबुन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी साबुन इस्तेमाल करो, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में लोगों को क्या काले दाग कहीं हो रहे हैं बॉडी पे या फेस पे, या लोगों को ज़्यादा एक्जिमा या खारिश का कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ऐसे में आपको मतलब चांसेस बहुत हैं कि आपको भी वो प्रॉब्लम्स आ सके। तो ऐसे में आप फ्रेग्रेंस वाले सोप्स नहीं यूज़ कर सकते। कुछ क्वेश्चंस हैं मैम जो अक्सर पूछे जाते हैं, और गूगल, चैट जीपीटी और सब जगह इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से पूछे जाते हैं, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। स्किन ग्लो करने के लिए आईवी ट्रिप्स और ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन सच में असरदार हैं या सिर्फ एक स्कैम है? स्कैम नहीं है, एंटीऑक्सीडेंट है, बॉडी के लिए अच्छा होता है। हर कोई हर किसी का स्किन ग्लो नहीं करता है उससे, क्योंकि उसका जो एक्शन है वो एंटीऑक्सीडेंट एक्शन, लिवर डिटॉक्स ज़रूर करता है। कुछ ही लोगों में उसका एक साइड इफेक्ट होता है जिसमें मेलानिन कम हो जाता है। कोरियन ग्लास स्किन केयर रूटीन अगर इंडियन अपनाना चाहें, वैसे तो होगा नहीं जैसा आपने बता ही दिया है, अगर करना चाहें तो क्या है वो, कोई प्रोडक्ट्स हैं या कोई ऐसी लाइफस्टाइल चेंजिंग है जिससे वो कोरियन ग्लास स्किन हमें मिल सकती है? कोरियन ग्लास स्किन एक स्कैम है, ठीक है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है। परफेक्ट स्किन नाम की चीज़ कुछ नहीं होती है। तो भले ही आपको अगर क्लीन स्किन चाहिए, क्लियर स्किन चाहिए, ग्लास स्किन जो कह रहे हो वो चाहिए, तो आपके डाइटरी हैबिट्स बहुत क्लीन होने चाहिए। नो स्मोकिंग, नो शुगर, नो अल्कोहल, नो वीड, नो वेपिंग, नो जूल, बहुत स्ट्रिक्ट। टाइम पे सोना है, एक्सरसाइज करना है, और फिर मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लगाना है, और फिर एक सीरम, चाहे वो रेटिनॉल सीरम हो या विटामिन सी सीरम। सीरम्स मेंस वॉइस भी इस्तेमाल करें तो कुछ फ़ायदे? सब लगा सकते हैं। सब लगा सकते
एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं या सस्ते प्रोडक्ट्स? देखिए इसमें भी एक है कि आप सस्ते से सस्ते मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, और सनस्क्रीन जो है, मेडिकेटेड सनस्क्रीन्स आपको बहुत सस्ते वाले मिल जाते हैं, वो अच्छे होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ सीरम्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जाता है, तो वो थोड़े महंगे मिलते हैं, तो फिर वो आपको सस्ते वाले नहीं काम करते। सो सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र, फेस वॉश आप सस्ते यूज़ कर सकते हो। सीरम्स आप क्वालिटी वाले थोड़े महंगे यूज़ करने पड़ेंगे। अक्सर कोई भी सुझाव देता है, दोस्त यार किसी ने इंस्टाग्राम या इंटरनेट पे देख लिया कि फेयरनेस स्किन, वो फेयरनेस क्रीम है, ये स्किन लाइटनिंग है, तो इनको इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे क्रीम्स होते हैं जिनमें स्टीरॉयड होता है, जिनमें हाइड्रोक्विनोन होती है और मर्क्यूरी होता है, तो इससे स्किन और डैमेज हो सकता है। हाइड्रोक्विनोन हालांकि हम लोग देते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, लेकिन वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है, बट बहुत सारे क्रीम्स में स्टीरॉयड और लेड मर्क्यूरी ज़्यादा होती है, मर्क्यूरी खास तौर से, और स्टीरॉयड बहुत हानिकारक होता है। ज़्यादा फेस वॉश करने से स्किन खराब होती है? जी बिल्कुल, दिन में 2 या 3 बार फेस वॉश करिए, ज़्यादा करोगे तो आपका बैरियर लेयर घिस जाएगा और ख़राब हो जाएगा। ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं होती? बिल्कुल होती है बिल्कुल होती है। अच्छा। क्योंकि आपके अपर लेयर जो है वो बहुत ही वो डेड सेल्स के बने होते हैं, उनको नीचे ब्लड सर्कुलेशन से कुछ नहीं मिल रहा है, उनको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है अंदर से, तो ऊपर से मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। आइस क्यूब लगाने से स्किन टाइट होती है? जी बिल्कुल नहीं। और एक ऐसा कुछ पत्थर जैसा कुछ होता है, इसको इधर ऐसे लगाने से, हाँ, जैसे कि आपकी ये जो जॉ लाइन है थोड़ी शार्प हो जाएगी, ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल नहीं। मैं इन दोनों की बात मैं आपको बताती हूँ। आइस जब आप लगाते हो, टेम्परेरीली ऐसा लगता है कि आपके पोर्स जो हैं वो बंद हो गए, तो स्किन जो है वो थोड़ा सा पफीनेस कम हो जाता है, तो ऐसा लगता है टाइट है, वो कुछ घंटों के लिए, 2-3 घंटों के लिए। जॉ लाइन जो आप गुआशा यूज़ करते हो, उससे लिम्फैटिक ड्रेनेज अच्छा होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा पफ़ी है फेस तो वो पफीनेस कम हो जाता है, फ्लूइड जो है फेस का वो कम हो जाता है, बट जॉ लाइन ठीक नहीं होता। मेलानिन स्किन की हेल्थ के लिए कितना जरूरी है और इसे ज़्यादा या कम करने के लिए कोई नुकसान है? मेलानिन जितना आपका है उतना अच्छा है आपके लिए, तो पूरा हमने इस पर अभी थीसिस बता दिया आपको, इसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी हमारे साथ जयश्री शरद मैम, जिन्होंने हमें स्किन केयर रूटीन से लेकर जिम, डाइट, हेल्थी कैसे रहना है, स्किन ग्लो कैसे करना है, सारी चीज़ों के बारे में बताया। तो आपके सारे सवालों के जवाब इन्होंने दे दिए। अगर रह गए हो तो आप कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड जब भी हम लेकर आएंगे मैम के साथ, टाइम मिलेगा तो सारे सवाल और आगे मतलब आप नेक्स्ट एपिसोड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Sell your used phone in 60 seconds on Dofi and get instant cash to upgrade.